अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फातिमा। लास्ट हम लोग परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम परसेप्शन को फर्दर लेके चलेंगे। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा बात आती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने परसेप्शन के ऊपर काफ़ी काम किया था, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि जो भी चीज़ को आप परसीव कर रहे होते हो, आप उसको यूनिफाइड या मीनिंगफुल होल में परसीव करते हो। उसके जो डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स होते हैं उसको आप कंबाइन करके यूनिफाइड या मीनिंगफुल होल में परसीव करते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्री की बात करें तो आप ये नहीं कहोगे कि लीव्स अलग हैं, वुड अलग है, आप ये उसकी रूट्स अलग हैं। आप इन तीनों चीज़ों को यूनिफाइड फॉर्म में एक एज अ मीनिंगफुल ट्री परसीव करोगे। गेस्टाल्ट का मतलब होल ही होता है, इस वजह से इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है फिगर ग्राउंड रिलेशंस की। एक और बात की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें आती है फिगर ग्राउंड रिलेशंस की बात। इसमें होता है कि जो हमारी टेंडेंसी होती है कि जो जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं वो हमारे लिए फिगर काउंट होती है, और जिससे हमारा फोकस नहीं होता वो हमारे बैकग्राउंड में चली जाती है। जैसे अगर हम इस पिक्चर की तरफ देखते हैं तो जब हम इसको वाइट पार्ट की तरफ देखेंगे तो जो हमारा ये वाइट पार्ट है, एक पॉट है या वेज है, जो भी है, जो भी आप कहना चाहो इसको, तो ये हमारा फिगर होगा, और जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारे लिए बैकग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको टू फेसेस परसीव करते हैं जो ब्लैक वाले हैं, तो जो हमारा फोकस है वो इस ब्लैक पार्ट की तरफ चला गया, जो कि हमें पेयर ऑफ फेसेस लग रहे हैं। तो जो हमारा फिगर होगा वो हमारे फेसेस होंगे, और जो हमारा ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये हमारे लिए बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि अगर आप ये लेक्चर की तरफ लेक्चर वाली आवाज़ सुन रहे हो मेरी, तो ये जो मेरी साउंड है ये आपके लिए फिगर होगी, और जो आपके बैकग्राउंड में किसी किस्म की भी जो नॉइज़ आ रही है वो आपके लिए बैकग्राउंड होगी। और अगर आप वो नॉइज़ पे अपना फोकस कर देते हो तो वो आपके लिए फिगर पे चली जाएगी, और जो मेरी वॉइस है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो जिस चीज़ को परसीव कर रहे होते हो, जो चीज़ आपके लिए सेंट्रल होती है वो आपके लिए फिगर होती है, और जिस चीज़ पे आपका फोकस नहीं होता वो बैकग्राउंड होती है। उसके बाद बात करते हैं हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए थे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अंदर आ जाते हैं सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर एंड कंटिन्यूटी। सिमिलैरिटी की बात करें तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें देखने में एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, हम उनको इकट्ठा परसीव कर लेते हैं, हम उनका ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप फुटबॉल गेम देख रहे हो और उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं आप उनको ग्रुपिंग कर लेते हो उनकी यूनिफॉर्म की बेस पे। जैसे ये जो रेड यूनिफॉर्म वाले हैं ये एक टीम में है, और जो ग्रीन यूनिफॉर्म वाले हैं वो एक टीम में है। आप सिमिलैरिटी की बेस पे ग्रुपिंग कर लेते हो। और अगर हम इस फिगर में देखें तो हम इसको ऐसे परसीव करते हैं कि दो ऑल्टरनेटिव कलर्स की रोज है, ये एक वाइट कलर की रो है, ये ब्लू कलर की रो। तो जो सिमिलर चीजें होती हैं एक दूसरे से, काफी ज्यादा उनमें सिमिलैरिटी होती है, उस चीज को हम ग्रुप करके परसीव करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि प्रॉक्सिमिटी की। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि आप जो भी चीजें हैं जो साथ रखी हुई होती हैं, जो क्लोज होती हैं एक दूसरे से, हम उसको इकट्ठा परसीव करते हैं, हम उनके ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप फिगर, इस वाली फिगर में अगर आप ए को देखो तो ये होता है कि एक ब्लॉक है डॉट्स का। लेकिन अगर आप बी में देखते हो तो इसके अंदर आएगा कि 3 कॉलम्स हैं डॉट्स के, क्योंकि दो दो साथ हैं प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ, तो आप इनको 3 परसीव करोगे। और ये क्योंकि क्लोज है तो आप इसको एक पूरा ब्लॉक ही परसीव करोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ क्लोजर की। लॉ ऑफ क्लोजर जो होता है वो कहता है कि हम जो अपना स्टिमुलस होता है कोई सा भी, उसमें उसको हम इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर वो कोई पार्ट्स और सेगमेंट्स होते हैं तो हम उनको जोड़ के कंप्लीट कर देते हैं। इनकम्प्लीट चीज़ों को हमारी जो ब्रेन होता है वो उसको ऑर्गेनाइज करके उसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना के परसीव करता है। जैसे अगर हम इस इमेज की तरफ गौर करते हैं तो आप इसको सर्कल और इसको रेक्टेंगल
परसीव करोगे, जबकि ये डिफरेंट सेगमेंट्स या लाइंस अगर आप देखो तो आप ऐसे भी कहोगे कि ये डिफरेंट लाइंस या सेगमेंट्स हैं। आप इसको यहाँ पर खुद ही इसको कंप्लीट करके इसको एज अ सर्कल परसीव करोगे। उसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी होती है कि आप जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको लिंक करके कॉन्टिन्यूस लाइन बनाते हो जो कि ज़्यादा सेंस बनाती है। जिस चीज़ की ज़्यादा सेंस होती है, किसी भी चीज़ को जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में लिंक करके एक कॉन्टिन्यूस वे में परसीव करते हो। जैसे अगर हम इस फिगर की तरफ देखते हैं तो इसकी जो अच्छी अगर वो एक्सप्लेनेशन दी जाए तो ये कहा जाएगा कि जो दो लाइनें हैं डॉट्स की वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ना कि ये कहेंगे कि चार डिफरेंट लाइंस हैं डॉट्स की जो आपस में सेंटर में मिल रहे हैं। कुछ लोग कह जरूरी नहीं है कि ये बस सारे लॉ अप्लाई भी हो, वो कह रहे हैं कि गुड एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगी कि आप इसको कहो कि दो लाइनें जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, वो ज्यादा सेंस बनाएगी। जैसे कि स्पाइरल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूस वे में परसीव की जाती हैं कि ये चीज चली जा रही है, ठीक है। तो ये बस बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिंक करके जब कॉन्टिन्यूस वे में परसीव किया जाता है तो वो ज्यादा सेंस बनाता है। तो इस चीज की ज्यादा सेंस बन रही है कि दो जो लाइंस है वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं बनिस्बत इसके कि चार डिफरेंट लाइंस आपस में आके बीच में मिल रही हैं। उसके बाद जो परसेप्शन है बेसिकली वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम उसको कह सकते हैं। इसके अंदर हम परसेप्चुअल स्कीमा बनाते हैं। परसेप्चुअल स्कीमा क्या होती है कि हम अपनी एक माइंड में मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक इमेज बना लेते हैं किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की। एक स्पेसिफिक, एक डिस्टिंक्ट, दूसरे से डिफरेंट एक इमेज बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल आपका कोई भी फ्रेंड है, उसकी आपने एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है अपने माइंड में कि उसके फीचर्स इस तरह की हैं, उसकी आवाज़ इस तरह की है, उसकी हाइट इतनी है। एक उसके सारे जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो आपने अपने माइंड में उसकी एक इमेज बना रखी है। इसलिए अगर क्राउड में भी आपका फ्रेंड कोई आके आपको पीछे से आवाज़ देता है तो आप उसकी वॉइस से पहचान लोगे कि ये आपका फ्रेंड है जिसने आपको आवाज़ दी है। क्योंकि आपने उसकी, अपने फ्रेंड की एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात आती है परसेप्चुअल सेट की। परसेप्चुअल सेट क्या होते हैं? ये एक तरह के आप कह लो परसेप्चुअल बाइस होता है। इसके अंदर आप एक जो स्टिमुलाई होता है उसको एक मखसूस वे में, एक पर्टिकुलर वे में परसीव करते हो। वो जो तरीका होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, समटाइम बाइस्ड होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारे मोटिवेशन से, बिलीफ से, इमोशन से। हम अपनी जो उस टाइम पे फील कर रहे हो, जो हम जिस तरह मोटिवेटेड फील कर रहे हो, जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो वो इन्फ्लुएंस कर देती है और वो हमारे अंदर परसेप्चुअल बाइस आ जाता है और हम उस चीज़ को जल्दी से उसी पर्टिकुलर वे में परसीव कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक क्लास के बारे में पहले से ही सोच लें कि ये बोरिंग होगी, ऐसे फजूल सा सब्जेक्ट है, तो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि आपने उसको एक ऑलरेडी पर्टिकुलर वे में परसीव कर लिया। इसी तरह एक अगर आप एक और एग्जांपल लें, उसके अंदर था कि जब ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई हो रही थी तो ईरान से प्लेन उड़ा था तो उन लोगों को लगा कि ये फाइटर प्लेन है, तो उन लोगों ने उसको उन्होंने उस पर फायरिंग की थी तो वो क्रैश हो गया था। लेकिन जब वो क्रैश होने के बाद पता चला था कि वो फाइटर प्लेन नहीं था, वो बेसिकली कमर्शियल फ्लाइट थी और उसके अंदर काफी सारे पैसेंजर्स थे जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे। तो वो कहते हैं जब आपकी, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रही थी उनके बीच में, तो उन लोगों ने उसी तरह परसीव किया कि वो एक फाइटर प्लेन है। तो वो कहते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके जो उस टाइम पे इमोशंस होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं, आप उसके बुनियाद पे किसी भी स्टिमुलाई को एक पर्टिकुलर वे में परसीव कर लेते हो। उसके बाद अगर हम बात करें परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की, वो कहते हैं कि चाहे कंडीशन चेंज हो रही है समटाइम्स, लेकिन जो आपका स्टिमुलाई है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? कि अगर आपको पता है कि सॉल्ट किस तरह से टेस्ट करता है, अब अगर वो चाहे राइस में डला हुआ है, चाहे वो ग्रेवी में डला हुआ है, चाहे वो सूप में डला हुआ है, आप
सॉल्टी टेस्ट से ही पहचान लोगे कि ये सॉल्ट है। ये होती है कॉन्सेंसिस कि चाहे कंडीशन चेंज हो रही है, चाहे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को उसी तरह से परसीव करोगे। वो कहते हैं विजन जो हम अगर यूज करते हैं, विजन की आपकी सेंस में बहुत सारी कॉन्सेंसिस होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनमें से कुछ हैं, एक आ जाती है शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी होती है कि बेशक एंगल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता है उसका एंगल चेंज होने की। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक डोर की एग्जांपल दी है, चाहे डोर बंद है चाहे डोर खुला हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगी, वो रहेगा डोर ही। इसके बाद बात करते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी की। वो कहते हैं कि जो आपका जिस ऑब्जेक्ट को आप परसीव कर रहे होते हो उसकी ब्राइटनेस सेम रहती है, चाहे जो लाइटिंग जो है वो चेंज होती रहे। जो आपकी ब्राइटनेस है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप परसीव कर रहे हो वो सेम रहती है, चाहे जो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे आपकी कंडीशन है, उनकी लाइटिंग चेंज होती जाए। जैसे कि जो व्हाइट कलर की अगर कोई चीज है तो आपके कम लाइट में या ज्यादा लाइट में वो व्हाइट ही दिखेगा। उसके बाद साइज कॉन्स्टेंसी की बात करें तो इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि चाहे कंडीशन चेंज हो रही है लेकिन किसी भी स्टिमुलाई का आप वो साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसमें हाइट की एग्जांपल लेते हैं तो एक बंदा अगर 6 फीट हाइट है, उसकी 6 फीट हाइट है और वो आपके सामने खड़ा है, उसके बाद अगर वो कुछ 5 फीट की दूरी पे चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट कम हो गई है। ऑल्दो आपकी रेटिना के ऊपर उसका जो इमेज है वो छोटा बनेगा, 3 फीट का बनेगा, लेकिन आपके ब्रेन को पता है क्योंकि वो फासले पे चला गया, बीच में डिस्टेंस आ गया, इस वजह से उसका साइज छोटा रह गया, वरना वो अभी भी 6 फीट का ही है। दूर जाने से उसकी हाइट कम नहीं हुई है। तो यहाँ तक ये था परसेप्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।